महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर मराठी अस्मिता और मुंबई की पहचान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो लोकतंत्र मर जाएगा। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि बुधवार को मार्मिक पत्रिका के 65वें स्थापना दिन पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर परोक्ष हमला बोल दिया और राज्य में मराठी मानुष की पहचान पर संकट की बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ शिवसेना को धनुष और तीर चुनाव चिन्ह देने के फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी की याचिका पर तुरंत सुनवाई हो। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि 3-4 साल बीत गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अगर न्याय नहीं मिला तो लोकतंत्र मर जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर अदालत से जल्दी सुनवाई की मांग की है और इसे सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का मुद्दा बताया। गौरतलब है कि मार्मिक पत्रिका की स्थापना शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत शिंदे ने की थी। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने 1966 के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदी थोपने और बाहरी मानसिकता को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। ये परिस्थितियां वैसी ही है जैसी शिवसेना के गठन से पहले थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ ताकतें मुंबई और महाराष्ट्र के महत्व को कम करने की कोशिश कर रही है और मराठी अस्मिता को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उद्धव ने साफ कहा है कि मराठी मानुष ने संघर्ष कर मुंबई पाई थी, लेकिन आज फिर उसी संघर्ष की जरूरत महसूस हो रही है और उनका मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसे प्रयास करने वालों को राजनीतिक तौर पर समाप्त नहीं कर दिया जाता। इसके साथ ही सिर्फ मराठी अस्मिता ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने ध्यान भटकाने वाली राजनीति पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि चाहे कबूतरों को दाना डालने का मामला हो या आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इन मुद्दों पर विवाद खड़ा कर जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटाया जा रहा है। हालांकि आवारा कुत्तों के मामले में उद्धव ठाकरे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण आर गवई की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि जनता के आक्रोश को देखते हुए तत्काल सुनवाई का आश्वासन देना सही कदम है, लेकिन सबसे तीखा संदेश उद्धव ने सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का जिक्र करते हुए कहा, अगर इस पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो कोई नहीं जान पाएगा कि लोकतंत्र कब मर जाएगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि यह सिर्फ उनकी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का सवाल है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का यह बयान सिर्फ कानूनी लड़ाई का हिस्सा नहीं है बल्कि 2024 और 2029 की राजनीति के लिए एक भावनात्मक माहौल बनाने की रणनीति भी है। मराठी अस्मिता, मुंबई की पहचान और लोकतंत्र की रक्षा, इन 3 मुद्दों पर उद्धव ने एक साथ चोट करने की कोशिश की है। तो सवाल बड़ा है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जल्दी सुनवाई करेगा? क्या महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर फिर से वही माहौल बनेगा जैसा 1966 में शिवसेना के गठन से पहले था? और क्या उद्धव ठाकरे की ये सियासी रणनीति आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी को मजबूती दे पाएगी? फिलहाल इतना तय है कि उद्धव ठाकरे का ये बयान मराठी मानुष की राजनीति को एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में ले आया है। ऐसे में दर्शकों, देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड सांसद संजय राउत ने नासिक में वो ऐलान कर दिया जिसकी चर्चा महीनों से हो रही थी। ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब साथ मिलकर महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ठाकरे बंधुओं का गठबंधन बीजेपी पर सीधा वार हो सकता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। शुक्रवार 15 अगस्त नासिक में मंच से संजय राउत ने कहा है, मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नासिक में उद्धव और राज ठाकरे एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने इसे मराठी एकता और महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई बताया। संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये सरकार तालिबानी प्रवृत्ति की है और ठाकरे बंधु इसके खिलाफ तलवार उठा चुके हैं। ये गठबंधन सिर्फ चुनावी समझौता नहीं बल्कि दशकों से अलग अलग राह पर चल रहे 2 भाइयों का सियासी मिलन है। ऐसे में दर्शकों, इस कहानी की शुरुआत 5 जुलाई से होती है जब सालों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर दिखाई दिए। महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें तेज हो गई। क्या ये किसी नए गठबंधन की शुरुआत है? फिर 27 जुलाई को उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। मुस्कुराहटें और मुलाकात ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया, लेकिन आधिकारिक ऐलान का इंतजार था और वो आज संजय राउत की जुबानी से हो गया। लेकिन संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण पर भी निशाना साधा। राउत ने कहा, देश की हालत क्या थी, यहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी।
आज हम अंतरिक्ष में हैं। ये पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और राजीव गांधी का विजन है। देश आधुनिक बना है तो ये उन्हीं की देन है। संजय राउत ने पीएम मोदी के स्वदेशी नारे को भी कांग्रेस के विजन से जोड़ा। राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि स्वदेशी का नारा पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का था। अब आपको उनके विजन की याद आ रही है। कुछ दिन में आप गांधी की टोपी पहनकर भाषण देंगे। संजय राउत ने यह भी कहा है कि मोदी धीरे धीरे गांधीवाद, नेहरूवाद की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र में बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच पहले से ही तल्खी है। अब ठाकरे बंधुओं के एकजुट होने के ऐलान ने बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का साथ आना खासकर मुंबई और ठाणे जैसे शहरी इलाकों में वोट समीकरण बदल सकता है। दोनों दलों का वोट बैंक मराठी अस्मिता और स्थानीय मुद्दों पर टिका है और अगर ये जुड़ता है तो बीजेपी शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय से सीधा हो सकता है। ठाकरे बंधु बनाम बीजेपी शिंदे गुट। तो क्या दर्शकों, ठाकरे बंधुओं का ये नया गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा? क्या बीजेपी को इसका सीधा नुकसान होगा? और क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी गांधीवाद और नेहरूवाद की तरफ जा रहे हैं जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं? सियासी जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान इस ऐलान के साथ एक बार फिर उबलते मोड़ पर आ चुका है। ऐसे में अब दर्शकों देखना होगा कि संजय राउत के इस बड़े ऐलान के बाद बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से क्या कुछ पलटवार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में चिकन और मटन की दुकानों पर 15 अगस्त को बैन लगने के आदेश ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ विपक्ष और व्यापारी संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी इसे गैर जरूरी बता चुके हैं। लेकिन अब इस विवाद में कूद पड़े हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और उनका रुख बेहद साफ है कि सरकार हमें ये बताने वाली कौन होती है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं। दर्शकों, राज ठाकरे ने गुरुवार को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वेज नॉनवेज को लेकर विवाद गलत है। सरकार को ये हक नहीं है कि वह लोगों की खाने की आज़ादी पर बंदिश लगाए। दर्शकों, आपको पूरी जानकारी में बता दे तो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी KDMC ने 1988 के एक आदेश का हवाला देते हुए यह निर्देश जारी किया था कि 15 अगस्त को चिकन और मटन की बिक्री बंद रहेगी। कॉरपोरेशन का कहना है यह बैन सिर्फ बिक्री पर है, खाने पर नहीं। लेकिन इस आदेश के खिलाफ अब विरोध की लहर तेज हुई है। हिंदू खटिक समाज और चिकन मटन व्यापारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि आज़ादी के दिन पर इस तरह की रोक न तो जायज़ है और न ही संवैधानिक। ऐसे में दर्शकों, यह मीट बैन का मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। राज ठाकरे ने इसी दौरान कबूतर खाने विवाद पर भी अपनी बात रखी है। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई के दादर में स्थित कबूतर खाने को लेकर पिछले दिनों BMC ने बड़ा फैसला लिया था। कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाई गई और जगह को ढक दिया गया। दाना डालने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। ऐसे में यह मामला जैन समुदाय के विरोध के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया और अब BMC ने कल यानी बुधवार को कहा कि कुछ शर्तों के साथ यह प्रतिबंध हटाया जा सकता है। ऐसे में राज ठाकरे ने इस विवाद पर अब कहा है कि अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पालन होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार क्या चाहती है। अब कबूतर के नाम पर राजनीति हो रही है। आगे और कौन कौन से प्राणी लाए जाएंगे पता नहीं। अब इसी मुद्दे पर जैन समुदाय के एक बड़े मुनि ने राज ठाकरे से खास अपील की है। बुधवार को जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने कहा है कि इस विवाद को राज ठाकरे सुलझा सकते हैं। बाला साहब ठाकरे के आदर्श राज ठाकरे में दिखते हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आगे आकर इस मुद्दे को खत्म करें। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या राज ठाकरे जैन मुनि की इस अपील पर कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर ये विवाद भी महाराष्ट्र की बाकी राजनीतिक बहसों की तरह लंबे समय तक खींचता रहेगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर एक तरफ आज़ादी के पर्व पर खाने पीने की आज़ादी का सवाल, तो वही दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं और अदालतों के आदेश के बीच संतुलन का मुद्दा। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मेन्यू से लेकर कबूतर तक सब पर बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबर में हम आपको दिखाएंगे BMC के ताज़ा बयान के बाद कबूतर खाना विवाद में आगे क्या हो सकता है। देखते रहिए MDR न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया।
राष्ट्र को संबोधित किया। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक नज़ारा ऐसा भी था जो आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिला। जी हाँ, आज़ादी के 78 साल में पहली बार संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मुख्य समारोह में मौजूद नहीं थे। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता लाल किले की प्राचीर के नीचे प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए मौजूद नहीं था। क्यों? क्या यह महज एक संयोग था या फिर राजनीति का रंग आज़ादी के रंग पर हावी हो गया? दर्शकों, आज तक के मंच दंगल पर कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने इसका जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखिए, नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रीय पर्व के मुख्य कार्यक्रम में उसे हमेशा अगली पंक्ति में बिठाया जाता रहा है। यह परंपरा जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक रही है। दर्शकों, अजय उपाध्याय ने तर्क दिया कि पिछले साल जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्हें अंतिम पंक्ति में बैठाया गया था। उनके मुताबिक ये राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये संवैधानिक पद की गरिमा का मामला है और जब संवैधानिक पद की गरिमा का हनन हो तो विरोध दर्ज करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, लेकिन हम इस राजनीतिकरण में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए हमने अलग से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पर्व मनाया। लेकिन दर्शकों, बीजेपी ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, ये कह रहे हैं कि पिछले साल उन्हें पीछे बैठाया गया था, तो इस बार देखिए सीट कहाँ लगी थी, पहले हकीकत जांच ले फिर बयान दे। और इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने और भी सख्त लहजे में कहा, नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक पद है और इस आयोजन में शामिल होना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, क्या ये संवैधानिक गरिमा की रक्षा है या फिर आज़ादी के सबसे बड़े दिन पर राजनीति ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तिरंगे की छाव से दूरी बना ली? इतिहास गवाह है, चाहे सत्ता में कांग्रेस रही हो या बीजेपी, विपक्ष के नेता हमेशा लाल किले के मुख्य मंच के सामने मौजूद रहे हैं। परंपरा यही रही कि वे अगली कतार में बैठे, प्रधानमंत्री का भाषण सुने और राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने। लेकिन इस बार न राहुल गांधी न मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों अनुपस्थित रहे। कांग्रेस का कहना है ये प्रोटोकॉल का अपमान है, तो वही बीजेपी का कहना है ये संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है। ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, लाल किले के नीचे एक तरफ तिरंगा फहर रहा था, लाखों लोगों की निगाहें आसमान में लहराते उस झंडे पर थी और दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता वहां मौजूद ही नहीं थे। क्या ये तस्वीर आने वाली राजनीति का संकेत है? क्या अब राष्ट्रीय पर्व भी सियासत के घेरे से बाहर नहीं रह पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर संवैधानिक पद की गरिमा का मुद्दा है तो इसे सुलझाने के लिए लाल किले से दूरी बनाना ही एकमात्र रास्ता था। दर्शकों, आज का दिन केवल देशभक्ति का नहीं बल्कि एकता का भी होता है। शायद यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं, जब मंच पर प्रधानमंत्री थे तब विपक्ष कहाँ था, और जब विपक्ष तिरंगा फहरा रहा था तब लाल किले के नीचे उनकी कुर्सी खाली क्यों थी? सवाल हमारे है, जवाब आपके पास। सोचिएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक दिन का ही नहीं, ये लोकतंत्र की मर्यादा और परंपरा का भी है। ऐसे में दर्शकों, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष द्वारा की गई इस हरकत का राजनीति पर कितना बड़ा असर होता है। क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी इसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है या फिर कुछ और? नमस्कार दर्शकों, आज की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और जैसे ही तारीख तय हुई, सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष यानी भाजपा और विपक्ष दोनों खेमों में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या भाजपा का उम्मीदवार बिना टक्कर के जीत दर्ज करेगा या फिर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश करेगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं सत्ता पक्ष की। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम को लगभग अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान और संघ आरएसएस की रणनीति साफ है, इस बार का उम्मीदवार वही होगा जो पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से पूरी तरह जुड़ा हुआ हो। संभावित नामों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, संघ के विचारक शेषाद्रिचारी का नाम भी चर्चाओं में है। यानी बीजेपी इस बार ऐसे उम्मीदवार को उतारना चाहती है जो न केवल राजनीति बल्कि संगठन और विचारधारा के लिहाज से भी
पार्टी का मजबूत चेहरा साबित हो। दर्शकों, सूत्र ये भी बताते हैं कि बिहार के राज्यसभा सांसद और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम भी गंभीरता से विचाराधीन है। दरअसल बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा एक ऐसा संदेश देना चाहती है जिससे वहां की राजनीति पर भी असर पड़े। हरिवंश जेडीयू पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एनडीए का हिस्सा रहे हैं और भाजपा के साथ उनकी नज़दीकी जग जाहिर है। ऐसे में दर्शकों, पिछले एक महीने में कई राज्यपालों और उपराज्यपालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इसे महज औपचारिक मुलाकात कहना मुश्किल है। सियासी गलियारों में इसे उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि भाजपा का अंतिम उम्मीदवार कौन होगा और कब उसका ऐलान होगा। अब दर्शकों, जरा विपक्ष की तरफ भी चलते हैं। बीजेपी ने तो ये तय कर लिया है कि उम्मीदवार उसका ही हो, लेकिन विपक्ष अभी भी असमंजस में है। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी और आप जैसी पार्टियां फिलहाल एक मंच पर आती नजर नहीं आ रही है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव की तरह बिखरा रहेगा या कोई साझा चेहरा पेश करेगा? क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, वरना बीजेपी के लिए यह चुनाव महज औपचारिकता बन जाएगा। दर्शकों, याद दिला दे कि अभी तक उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद संसद में हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और भाजपा भी बैकफुट पर दिखी। पिछले एक साल में धनखड़ और बीजेपी के रिश्तों में खटास साफ दिखाई थी। कई मौकों पर उपराष्ट्रपति और सत्ताधारी दल के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी बेहद सतर्कता से उम्मीदवार चुनना चाहती है ताकि आगे किसी तरह का विवाद न हो। हालांकि उपराष्ट्रपति के पास प्रत्यक्ष तौर पर बहुत अधिकार नहीं होते, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही और संसदीय निर्णय लेने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। यही कारण है कि इस चुनाव की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में दर्शकों, अब सबकी नज़र 9 सितंबर पर टिकी है, जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी का उम्मीदवार बिना चुनौती के जीत दर्ज करेगा या विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाते हुए एक कड़ा मुकाबला पेश करेगा? अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2027 के लोकसभा चुनाव से पहले का बड़ा सियासी इम्तिहान साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दूसरी बड़ी खबर। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी हलचल और भी तेज कर दी है। प्रफुल्ल पटेल ने साफ कहा है कि जब उनकी पार्टी NDA में शामिल हुई थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर बता दिया गया था कि NCP फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेगी। यानी सत्ता में रहकर भी उनकी पार्टी की सोच और रास्ता वही रहेगा जो समाज सुधार को ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिखाया था। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने एक कार्यक्रम में यह खुलासा किया कि जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की थी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी विचारधारा से समझौता संभव नहीं। हम फुले शाहू अम्बेडकर की राह पर चलते आए हैं और आगे भी उसी पर चलेंगे। यानी NCP ने शुरू से ही अपने स्टैंड को स्पष्ट कर दिया था। ऐसे में अब यह बयान उस वक्त सामने आया है जब विपक्ष लगातार NCP पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है सत्ता की भागीदारी ने NCP की पहचान को कमजोर कर दिया है और पार्टी अपनी मूल विचारधारा को भूल चुकी है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का यह बयान विपक्षी हमलों का सीधा जवाब माना जा रहा है। पटेल ने बिना किसी का नाम लिए यह संदेश दिया कि गठबंधन में रहना मतलब ये नहीं कि पार्टी अपनी जड़ों से कट जाए। दर्शकों, आपको याद दिला दे कि जुलाई 2023 में अजित पवार के नेतृत्व में NCP के विधायकों का एक बड़ा गुट शरद पवार से अलग होकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो गया था। तभी से विपक्ष NCP पर हमला कर रही है और यह सवाल उठा रहा है कि सत्ता की कुर्सी के लिए पार्टी ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए हैं। लेकिन अब प्रफुल्ल पटेल ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सत्ता में रहकर भी फुले शाहू अम्बेडकर की नीतियों और मूल्यों पर काम करेगी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या यह बयान सिर्फ विपक्ष को जवाब देने के लिए था या फिर इसके पीछे चुनावी रणनीति छुपी है, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में OBC और दलित वोट बैंक बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेकर NCP ने साफ कर दिया है
कि वह इन समुदायों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यह बयान पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ साथ एक चुनावी संदेश भी है। ऐसे में विपक्षी दलों का आरोप है कि एनसीपी का अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर अपनी पहचान खो रहा है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि गठबंधन करना एक राजनीतिक रणनीति है, जबकि विचारधारा पार्टी की आत्मा होती है और उस आत्मा को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। दर्शकों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल का यह बयान एनसीपी के लिए कई मायनों में अहम है। एक तरफ यह विपक्ष के हमलों का जवाब है, तो दूसरी ओर यह ओबीसी और दलित वर्ग को भरोसा दिलाने के लिए कोशिश है कि सत्ता में रहकर भी पार्टी उनकी विचारधारा और उनके नेताओं के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रफुल्ल पटेल के इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या यह बयान एनसीपी को विचारधारा की राजनीति में और मजबूत करेगा या फिर विपक्ष इसे महज चुनावी चाल बताकर खारिज कर देगा। साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। एनसीपी के इस बयान ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है। आने वाले चुनाव में यह विचारधारा कितनी असर दिखाएगी, इस पर भी सभी की नज़रें होगी। तो आप देखते रहिए MDR न्यूज़, खबरें जारी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, आज की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां चुनाव आयोग ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में होगी। लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि आमतौर पर चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए मीडिया से मुखातिब होता है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के आरोपों के बीच बुलाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है वोट चोरी का। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में हाल ही में हुए चुनाव में धांधली हुई, वोट चोरी हुआ। यही नहीं, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के बहाने लाखों करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आयोग मतदाता आंकड़ों में हेरफेर कर रहा है। और जब यह आरोप सामने आए तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछ लिया है। आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो नाम बताइए, दस्तावेज दीजिए और एक शपथ पत्र जमा करिए। यानी जो लोग मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए हैं या जोड़े गए हैं, उनके पूरे नाम, पते और तथ्य आयोग को सौंपिए। ऐसे में दर्शकों, चुनाव आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर राहुल गांधी अपने आरोपों के समर्थन में हलफनामा पेश नहीं कर पाते तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। ऐसे में दर्शकों, अब जरा बिहार का पहलू समझ लीजिए। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत मतदाता सूची की गहन जांच चल रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस बहाने लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। उनका दावा है कि कागजों और दस्तावेजों की कमी के कारण करोड़ों योग्य नागरिक वोट डालने के अधिकार से हाथ धो बैठेंगे। इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में मतदाता सूची की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। ऐसे में अब शीर्ष अदालत ने आयोग को आदेश दिया है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनका पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही ये भी साफ किया जाए कि आखिर किस वजह से उन नामों को हटाया गया। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, राहुल गांधी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आयोग पहली बार इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों का सीधा जवाब देगा? क्या आयोग बिहार में मतदाता सूची पर हो रही राजनीति का खुलासा करेगा और क्या पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों को शांत कर पाएगा? दर्शकों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग की छवि हमेशा से निष्पक्ष संस्था की रही है, लेकिन जब वोट चोरी जैसे आरोप लगते हैं तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल सभी की निगाहें दोपहर 3 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है। क्या चुनाव आयोग आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देगा या फिर विपक्षी दलों के सवाल और तेज होंगे? यही तय करेगा कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास कितना मजबूत है। हम इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बने रखेंगे और आपको चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हर अपडेट देंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद रुकते हैं और आगे दिखाते हैं देश विदेश की बाकी बड़ी खबरें। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।
महाराष्ट्र की सियासत में फिर से बड़ा कदम। अजित पवार गुट की एनसीपी ने बीजेपी के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को मुंबई चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी ने जिस नेता पर देशद्रोह और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों का हवाला देकर बार बार आपत्ति जताई, वही नेता अब सीधे मुंबई नगर निगम चुनाव में पार्टी की रणनीति की कमान संभालेंगे। दरअसल दर्शकों, आपको जानकारी दे कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने यह घोषणा की है और साफ कर दिया है कि पार्टी मुंबई बीएमसी चुनाव में नवाब मलिक के नेतृत्व में उतरेगी। समिति में मलिक की बेटी सना मलिक और जिशान सिद्दीकी जैसे नाम भी शामिल है। पार्टी का फोकस साफ है, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधना और संगठन को चुनाव मोड में डालना। जानकारी दे कि नवाब मलिक पहले भी मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन पर उनकी पकड़ मानी जाती है। हालांकि उनका राजनीतिक सफर पिछले कुछ सालों में विवादों से घिरा रहा। बीजेपी लगातार उनके अजित पवार गुट में शामिल होने का विरोध करती रही है। ऐसे में दिसंबर 2023 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को पत्र लिखकर महायुति गठबंधन में मलिक के प्रवेश पर कड़ा ऐतराज जताया था। आरोप थे कि देशद्रोह, आतंकवाद से जुड़े मामले और कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। बीजेपी नेताओं ने कई बार सार्वजनिक मंचों से चेतावनी भी दी थी। अक्टूबर 2024 में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा था, हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिन पर गंभीर आरोप है और न ही उनके लिए प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी मलिक की उम्मीदवारी को लेकर चिंता जताई थी। तो वही बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने यहाँ तक कहा कि नवाब मलिक को टिकट देकर एनसीपी ने देश के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठ रहा है, क्या यह फैसला मुंबई बीएमसी चुनाव के समीकरण बदल देगा? एनसीपी का दावा है कि नवाब मलिक के अनुभव और अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी पकड़ से पार्टी को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन बीजेपी के लिए यह मुद्दा एक बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में जुटी है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति में रहते हुए भी इस मुद्दे पर अलग अलग सुर में बोल रही है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि यह सिर्फ एक पद की नियुक्ति नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर महायुति के भीतर का शक्ति संतुलन भी दिखाता है। सवाल ये भी है, क्या बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव 2029 तक गर्म रखेगी या फिर बीएमसी चुनाव के बाद यह मामला ठंडा पड़ जाएगा? फिलहाल इतना साफ है कि अजित पवार ने नवाब मलिक को कमान देकर बीजेपी की नाक में दम कर दिया है और बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ा मोड़ आ चुका है। अब देखना यह होगा कि यह दाव एनसीपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और बीजेपी इसे कैसे पलटवार में इस्तेमाल करती है। नमस्कार दर्शकों, दिल्ली में मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है और आज राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक खबर भी सामने आई है। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके में तेज बारिश के बीच एक बड़ा पेड़ उखड़कर बाइक सवार पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दर्शकों, बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा हंसराज सेठी मार्ग पर हुआ। मृतक की पहचान 50 साल के सुधीर कुमार के रूप में हुई है। सुधीर जी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दर्शकों, जानकारी में बता दें कि हादसे के समय सुधीर अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी बारिश में भीग चुके पुरानी पेड़ की जड़ें अचानक कमजोर पड़ी और पूरा पेड़ सड़क पर आ गिरा। सुधीर की बाइक उसके नीचे दब गई और उनकी जान चली गई। ऐसे में इस हादसे में एक और युवती भी गंभीर घायल हुई, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ऐसे में दर्शकों, इस घटना ने दिल्ली की सियासत को भी गर्म कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी शासित एमसीडी और सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मात्र कुछ महीनों में बीजेपी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है। वही दर्शकों, कालकाजी से विधायक और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। आतिशी ने यह भी कहा है कि इस बरसात में बीजेपी की नाकामी के कारण कई दिल्लीवासी अपनी जान गंवा चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। हालात ये है कि कई मुख्य सड़कों पर जल जमाव हो गया है और जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी है। पीक आवर्स में ऑफिस और स्कूल जाने वालों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुब्रतो पार्क, बाहरी रिंग रोड, द्वारका सेक्टर 20, गुरुग्राम के बसई रोड,
गाजियाबाद और नोएडा के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां रेंगती रही। कई जगह तो हालात ऐसे रहे हैं कि पानी में गाड़ियां आधी डूब गई। लोग घुटने तक पानी में पैदल चलते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस को जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई, जिसमें हादसों का खतरा बढ़ गया। ऐसे में दर्शकों, मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में बादल गरजने, बिजली गिरने और मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की है। ऐसे में दर्शकों, कालकाजी हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि बारिश सिर्फ राहत ही नहीं, लापरवाही और सिस्टम की नाकामी से भी आफत भी बन सकती है। 50 साल के सुधीर कुमार की जान शायद बच सकती थी अगर समय रहते खतरों में पड़े पेड़ों की पहचान कर उन्हें हटाया जाता। ऐसे में अब देखना होगा क्या इस मौके के बाद जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है या एक और हादसा होने तक इंतजार किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के मौसम, ट्रैफिक और अलर्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए MDR न्यूज के साथ।